दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम स्टडीज में क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा बैंड बजा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि ब्रेक या ब्रेक। आपने हर यूट्यूब चैनल में इंक्लूडिंग माई सेल्फ एक टेक्निक जरूर सुनी होगी, पोमोडोरो टेक्निक। आप में से जो लोग पोमोडोरो टेक्निक के बारे में नहीं जानते तो 90s में एक एंटरप्रेन्योर और ऑथर फ्रांसिस्को ने एक टेक्निक दी थी जिसका नाम उन्होंने रखा पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक बेसिकली कहती है कि आपको टाइमर रख के 25 मिनट तक काम करना है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और ऐसे आप मल्टीपल सेशंस कर सकते हैं। काफी लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं और उनका मानना है कि इस तरीके से वो अपना काम बहुत ही एफिशिएंट मैनर में कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम मैंने इस टेक्निक के बारे में सुना तो मुझे लगा ये बहुत ही यूजलेस टेक्निक है, क्योंकि मैं बिना रुके 1-1.5 घंटा काम तो कर ही सकता हूँ, लेकिन अगर मैं हर 25 मिनट के बाद ब्रेक लूंगा तो मेरी कंटिन्यूटी तो बन ही नहीं पाएगी और मैं कभी फोकस्ड काम नहीं कर पाऊंगा। अब क्योंकि इस टॉपिक पर डेडिकेटेडली काफी बुक्स लिखी जा चुकी हैं और मैं भी आपकी तरह कम टाइम में ज्यादा आउटपुट चाहता हूं, तो मैंने भी इस टेक्निक को फॉलो करने का सोचा। अब जब भी मैं काम करता हूं तो मुझे 10 मिनट एटलीस्ट सेटिंग करने में लग जाते हैं, जैसे कि मेरे पास पानी की बोतल होनी चाहिए, नेट बंद होना चाहिए, टेबल पर कोई और बुक नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही मैंने अपना फर्स्ट पोमोडोरो सेशन स्टार्ट किया, इससे पहले कि मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाता 25 मिनट्स हो चुके थे। मुझे बहुत अजीब सा लगा और मैंने ये टेक्निक यूज करना बंद कर दिया। उसके काफी दिनों के बाद मैंने बारबरा ओकली की बुक पढ़ी, अ माइंड फॉर नंबर्स, हाउ टू एक्सेल एट मैथ्स एंड साइंस इवन इफ यू फ्लंक्ड अलजेब्रा, जिसमें प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट दिया हुआ था। उसमें था कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी चीजों को टालने की आदत, कल से करूंगा यार, पक्का जब 6 पे सुई आ जाएगी ना तब करूंगा, ये एक बीमारी की तरह है। थोड़ा थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन करने से कई लोगों पर ये चीज इतनी हावी हो जाती है कि वो अपनी डिग्री तक छोड़ देते हैं, और ये चीज प्रैक्टिकली मैंने अपने सीनियर के साथ होते हुए देखी है। पहली असाइनमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से दूसरी असाइनमेंट ना करना, दूसरी की वजह से तीसरी ना करना, फिर उस सब्जेक्ट के लेक्चर में न जाना, फिर बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर में न जाना, उसके बाद पूरा दिन ही कॉलेज में ऐसे घूमते रहना और फाइनली अपनी डिग्री ही कंप्लीट न कर पाना। बारबरा ओकली की बुक में लिखा था कि प्रोक्रास्टिनेशन को हैंडल करने के लिए बेस्ट टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, क्योंकि जो भी आदमी प्रोक्रास्टिनेट करता है वो इसलिए करता है क्योंकि उसके दिमाग में 2 चीजें होती हैं। पहली कि वो टास्क जो उसे करना है वो बहुत बड़ा है, और सेकंड उस टास्क को करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब पोमोडोरो टेक्निक इन दोनों थॉट प्रोसेस को आपके दिमाग से रिमूव कर सकती है, क्योंकि जब भी आप पोमोडोरो टेक्निक यूज करोगे तो आपको पता है कि आपको सिर्फ 25 मिनट तक ही पढ़ना है। बेशक उस टाइम में आपसे 4 लाइन्स कंप्लीट हो या 40, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इस तरीके से आप एक मोमेंटम में आ जाते हैं जिसकी वजह से आप चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर देते हैं। मुझे ये आर्गुमेंट इतना पसंद आया कि जब भी मेरे दिमाग में चलता था कि यार काम बहुत ज्यादा है, बाद में ही करता हूँ, तो मैं इस टेक्निक का यूज करता था कि चलो यार 25 मिनट तक तो कर ही सकता हूँ, टाइमर सेट करके बैठ जाता हूँ, थोड़ा काम तो होगा। और उसके बाद जब मैं अपना पोमोडोरो का फर्स्ट सेशन स्टार्ट करता था तो 25 मिनट खत्म होने से पहले ही मेरा मोमेंटम बन जाता था और मैं कंटिन्यूसली 1-1.5 घंटे तक काम करता रहता था। इस पूरे पोमोडोरो की जर्नी से मैंने ये सीखा कि मेरा पोमोडोरो सेशन 25 मिनट का नहीं बल्कि 1.5 घंटे के करीब होना चाहिए। दूसरा, मुझे 25 मिनट का टारगेट तभी रखना है जब मैं स्टैटिक हो रहा हूँ और बहुत ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, और एक बार एक्चुअल में मोमेंटम बन गया तो उसके बाद मैं 25 मिनट से काफी ज्यादा टाइम तक काम कर सकता हूँ। अब आपके लिए इस पूरी जर्नी से कोर मैसेज ये है कि जितने भी ब्लॉग्स आप पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, वो सब आपके लिए एक रिकमेंडेशन है। आपको अपने लिए एक्चुअल में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम करता है। अगर किसी ने बोल दिया है कि आपको 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, तो हम में से कई लोग उसे 24 मिनट या 26 मिनट का अलार्म भी सेट करने की हिम्मत नहीं रखते और इन रूल्स को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाते। नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम टेबल। सर 10th क्लास का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? अगर मैं सुबह ट्यूशन भी जाता हूँ और स्कूल भी जाता हूँ, फिर टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? अब आप जेन्युइनली कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आप में से कितने लोगों ने 15 दिन भी कंटिन्यूसली टाइम टेबल फॉलो किया है। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी, रेडी स्टडी गो स्मार्ट वेज टू लर्न, जो कि लिखी है खुर्शेद बाटलीवाला और दिनेश घोटके ने, जो कि दोनों IITians हैं। वो अपनी बुक के 7th चैप्टर सीक्रेट्स ऑफ स्टडिंग इफेक्टिवली में लिखते हैं कि हमें टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। ये दोनों अपनी बुक में लिखते हैं कि टाइम टेबल बनाने में आप अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देंगे और 99% टाइम आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको दुख होगा, गिल्टी महसूस होगी कि आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए, फिर आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, गुस्से में आ जाओगे और दोबारा से एक नया टाइम टेबल बनाओगे और फिर से इस गिल्ट, डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेशन साइकिल को जियोगे। ये बोलते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है कि आपको क्या पढ़ना है और उस चीज को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो काफी है और अब आप एक्चुअल में स्टडी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्लानिंग आपका टाइम ही वेस्ट करेगी।
देखिए, इस टॉपिक के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा चेक कीजिए कि आपके साथ क्या काम कर रहा है और किसी भी रूल को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश मत कीजिए। मैंने टाइम टेबल के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं। पहली वीडियो के एंड में भी मैंने आपसे यही कहा था कि कोई भी रेकमेंडेशन पत्थर पे लिखी हुई चीज नहीं है कि आप उसको मिटा नहीं सकते। आप आइट्रेट कीजिए कि आपके साथ क्या काम करता है। क्या आप सुबह उठ के ज्यादा एफिशिएंटली पढ़ते हैं या आपको रात को ज्यादा शांति महसूस होती है? कोचिंग के बाद क्या आपको रेस्ट करके ज्यादा एफिशिएंसी होती है या आप कंटिन्यूअसली पढ़कर एक ही बार रेस्ट लेना चाहते हैं? इन सब के जवाब हम में से हर एक इंसान के लिए अलग अलग हैं और इनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमें पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ये सवाल हम सबके मन में होता है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। मिस्टर खुर्शीद बाटलीवाला अपनी बुक रेडी स्टडी गो में बोलते हैं कि जो चीज आपको सबसे अच्छी लगती है उसी से स्टार्ट करें। जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं पहले वो पढ़ें। जिन चैप्टर्स के साथ आप कंफर्टेबल हैं पहले उसे खत्म करें, क्योंकि अगर आप उल्टे सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं, पहले डिफिकल्ट पार्ट से और उसके बाद आप आसान वाले पार्ट में आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आपके पास कम टाइम रहेगा तो सिलेबस के आसान वाला पोर्शन जो आप पहले कर सकते थे वो आपसे छूट सकता है और एंड में आप डिप्रेशन वाले स्टेट में होंगे। इससे पहले कि आप कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें, एक बार पूरे सिलेबस का ओवरव्यू ले लें ताकि आपको पता चले कि आप क्या पढ़ने वाले हैं और उसके बाद डिटेल्स में जाएं। सबसे पहले बेसिक ही कवर करें, क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आपको एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स समझ नहीं आएंगे। इन शॉर्ट, सबसे पहले आसान स्टफ से स्टार्ट करें और उसके बाद टफ स्टफ में आए और बेसिक्स खत्म करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमें कितनी देर तक पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही यूजलेस क्वेश्चन है। ये मैटर नहीं करता कि हम कितने घंटे पढ़ते हैं, ये मैटर करता है कि हमें कितना समझ आया। कई लोग 1 घंटा पढ़ने के बाद ही सैचुरेट हो जाते हैं और कई 4-5 घंटे तक पढ़ सकते हैं और कई लोग उससे भी ज्यादा। पढ़े हुए मटेरियल की 90% प्रोसेसिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। जब आप कॉन्शियसली उस चीज को पढ़ भी नहीं रहे होते, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते ही रहेंगे और रेस्ट नहीं लेंगे, इसका मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम नहीं करने दे रहे। खुर्शीद बाटलीवाला बोलते हैं कि आपको रेस्ट लेने से पहले कम से कम 1 घंटा पढ़ लेना चाहिए। अगर आप 1 घंटा पढ़ने से पहले ही सैचुरेट हो जाते हैं तो आपको अपने को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। पहले 20 मिनट से स्टार्ट करें, फिर अपना टाइम इंक्रीज करते करते कम से कम उसे 1 घंटा लेके आए। अगर आप 1 घंटा पढ़ने पर या उससे ज्यादा पढ़ने पर सैचुरेट होते हैं तो आप रुक सकते हैं और ब्रेक ले सकते हैं। आपकी ब्रेक 20 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप एक छोटी वॉक पर जा सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, गिटार प्ले कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। आप कुछ भी करें मगर अपने को स्टडी टेबल से दूर ले जाएं और उसके बाद वापस आके दोबारा से स्टार्ट कर दें। बहुत बार आप सरप्राइज्ड होंगे कि जैसे ही आप ब्रेक लेके वापस आते हैं तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है जो आपको पहले समझ नहीं आ रहा था। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोसेसिंग की ताकत है। अगर आप दुनिया में सबसे बड़ी इन्वेंशंस भी देखोगे तो वो भी इसी पैटर्न पर काम करती है। कोई एक विजन, कोई एक सपना जिससे लोगों को सोल्यूशन मिल गए। जैसे कि स्टोरीज बताती हैं कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा जिसकी वजह से वो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ले आए। कैकुले को सपना आया था कि 3 सांप एक दूसरे को खा रहे हैं और फिर उससे उन्होंने बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर बता दिया। और आर्किमिडीज और बाथ टब की स्टोरीज तो सब जानते ही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमेशा इसी तरीके से सॉल्व हुई हैं। पहले बहुत ज्यादा कॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी और उसके बाद रिलैक्सिंग। आप भी इस पैटर्न पे काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करिए और जैसे ही आपका सैचुरेशन पॉइंट आता है फिर सारे कामों को छोड़ दीजिए और रिलैक्स हो जाइए। एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को चांस देके देखिए और हो सके तो मेडिटेट कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन नहीं आती तो उसे सीखिए। अगर आप मेडिटेशन सीख लेते हैं और उसे करते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा उन लोगों के कंपैरेटिवली जो मेडिटेशन नहीं करते। हर रोज कोशिश कीजिए कि आप फिजिकल एक्टिविटी भी करें, प्रेफरेबली हर घंटे के बाद 2 या 3 पुशअप्स, कोई सूर्य नमस्कार जो आपको फ्रेश कर दे। अपने फेस पर ठंडा पानी फेंकना ये भी आपको रिफ्रेश कर सकता है। एट अ टाइम 2 या 3 सब्जेक्ट साथ में पढ़ें ताकि जैसे ही आप एक सब्जेक्ट से थक जाएं आप दूसरे सब्जेक्ट पर स्विच हो सकते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड पिछले सब्जेक्ट पर काम करता रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें। जो कॉन्सेप्ट्स आपको पहले समझ नहीं आए थे उन कॉन्सेप्ट को समझना अपने आप में ही एक खुशी देता है। एक टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उसी टफ प्रॉब्लम के लिए एक सिंपल सोल्यूशन फाइंड करना और फिर उसे अपने दोस्तों को समझाना, ये अपने आप में ही बहुत एक्साइटमेंट वाली बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 चीजें करी। पहली थी पोमोडोरो टेक्निक। बेसिकली ये टेक्निक बोलती है कि 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे केस में 1 से सवा 1 घंटे के बाद मुझे ब्रेक की जरूरत है और मेरे लिए प्रोक्रास्टिनेशन के केस में ये चीज काम करती है। लेकिन आपको अपने केस में देखना है कि आपके लिए क्या टाइम बेस्ट है और किसी भी वीडियो की रिकमेंडेशन को एक पत्थर पे लिखी हुई लकीर ना माने और खुद टेस्ट करके देखें कि नया मेथड आपके पुराने मेथड से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है या नहीं। और अगर अच्छा काम कर रहा है सिर्फ तभी उस चीज को अडॉप्ट करें। नेक्स्ट आता है टाइम टेबल। ज्यादातर स्टूडेंट्स टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए बेस्ट है कि आप इस चीज का भी स्ट्रेस ना लें। हर रोज की प्लानिंग करें, लेकिन अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाता तो उसका स्ट्रेस ना लें। जैसे कि डॉयलाइट आइजनहावर ने कहा था कि प्लान्स आर यूजलेस
बट प्लानिंग इज एसेंशियल, यानी आप हर बार प्लान तो करेंगे लेकिन कभी वो फॉलो नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस केस में भी आप ये देखें कि आपके साथ क्या काम करता है और उसी को फॉलो करते रहें। थर्ड पॉइंट कहता है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। तो खुर्शीद बाटलीवाला अपनी बुक में बताते हैं कि जो सबसे आसान सब्जेक्ट है उसी से स्टार्ट करें, जिससे आपका मोमेंटम बन जाएगा, और आसान वाले पोर्शन को खत्म करते हुए फिर मुश्किल वाले पोर्शन में जाएं। अगर आप ये सीक्वेंस उल्टा करते हैं तो आपसे आसान वाला सिलेबस का पोर्शन छूट सकता है और वो आपको डिप्रेस करेगा। फाइनली आता है कितनी देर तक पढ़ें। इसका भी कोई जर्नलाइज्ड आंसर नहीं है, बट सिर्फ एक रेकमेंडेशन है कि आप 1 घंटे के बाद ब्रेक लें, पूरा हार्ड वर्क करें, सैचुरेशन तक अपने आप को ले जाएं और उसके बाद दोबारा से रेस्ट लें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पड़ी हुई चीजों पे काम करने दें।